अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर एक और पॉडकास्ट के साथ हाज़िर हूँ। आज के पॉडकास्ट में हम गिलगित-बल्तिस्तान के बारे में बात करेंगे। हम मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को गिलगित-बल्तिस्तान के बारे में बस इतना ही पता होता है कि बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज़ हैं, पढ़े-लिखे हैं, शऊर रखते हैं। लेकिन इससे बढ़कर हम गिलगित-बल्तिस्तान के बारे में कुछ ख़ास नहीं जानते। अगर जानते हैं तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि अभी पिछले दिनों वहां पर इलेक्शंस हुए जिसमें तमाम सियासी जमातों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मजे की बात यह है कि इन इलेक्शंस के बारे में हर किसी ने गुफ्तगू की। टीवी चैनल्स हों या अखबारात हों, सबने हर किसी को मौका दिया कि वो आए और गिलगित बल्तिस्तान के इन इंतखाबात के बारे में अपनी राय का इजहार कर सके। लेकिन अगर किसी को बात करने का मौका नहीं मिला, तो वो गिलगित-बल्तिस्तान में रहने वाले लोग हैं, जिनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा अहम है, जो वहाँ के मसाइल को अच्छी तरह जानते हैं। हमारे साथ आज बिशारत ईसा मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक गिलगित-बल्तिस्तान से है। बिशारत ईसा सोशल मीडिया पर भी खासे एक्टिव हैं और इस एक्टिविज़्म के साथ-साथ सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाते हैं। सबसे पहले तो बिशारत आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इस पॉडकास्ट में शामिल होने की हामी भरी। बहुत शुक्रिया सादिया ये मौका फ़राहम करने के लिए। बिशारत इससे पहले कि हम इस पॉडकास्ट को फ़ॉर्मली लेकर चलें, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका ताल्लुक गिलगित-बल्तिस्तान से है। आपका बचपन वहाँ पर गुज़रा, कैसा गुज़रा? कुछ थोड़ा-सा ताकि हमारे व्यूअर्स को आइडिया हो सके गिलगित-बल्तिस्तान के कल्चरल और ज्योग्राफिकल लैंडस्केप के बारे में। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मैं पैदा गिलगित-बल्तिस्तान के एक छोटे से गाँव यासीन में हुआ और इब्तिदाई मेरी जो ज़िंदगी के साल वहीं गुज़रे। बचपन यासीन में ही गुज़रा। इब्तिदाई तालीम 5वीं जमात तक मैंने यासीन में ही हासिल की। यासीन एक बहुत ही छोटा-सा गाँव है टुवर्ड्स द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ गिलगित-बल्तिस्तान। और फिर उसके बाद मैं गिलगित टाउन जो गिलगित शहर भी कहा जाता है जिसको, वहाँ माइग्रेट कर गया विद माय फैमिली। और फिर ये माइग्रेशन या हिजरत की जो कहानी है वो भी फिर गिलगित में रहने वाले लोगों की ख़ानदानों के साथ हमेशा से जुड़ी रही हैं। और फिर ना सिर्फ़ वो अपने गाँव से कस्बे में या गिलगित शहर में आते हैं, बल्कि फिर वहाँ से वो निकल के पाकिस्तान के दूसरे शहरों में आबाद होते हैं और फिर वहाँ से बाहर भी चले जाते हैं। और ये सारी हिजरत की कहानी भी गिलगित-बल्तिस्तान के लोगों की जो मसाइल और वसाइल की कमी है, उसके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन हाँ, तो उसी तरह मेरी कहानी भी कुछ इस तरह ही है कि बचपन गाँव में गुज़री, फिर गिलगित शहर में रिहाइश। और गाँव जिस तरह सोशल मीडिया पे ज़्यादातर दिखाया जाता है कि बहुत ही खूबसूरत इलाका है और वो सारी तस्वीरें जो नज़र आती हैं, उसी तरह के का माहौल गाँव का अब भी है। शुक्र है ख़राब उतना नहीं हुआ, तब्दीलियाँ आई हैं। लेकिन उसके साथ-साथ बहुत मुश्किलात भी हैं जो अक्सर इन तस्वीरों के पीछे हमें नज़र नहीं आती। जैसे बचपन में बहुत ही हार्श क्लाइमेट और वेदर में वहाँ रहना विद लिमिटेड रिसोर्सेज़। स्टिल अभी तक लोग वहाँ लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं आग जलाने के लिए, और बहुत मुश्किल से हमें जो गैस सिलेंडर वगैरह की फ़राहमी है, वो होती हैं। और फिर बुनियादी तालीम के वसाइल, अपॉर्च्युनिटीज़ और फिर सेहत वगैरह के बहुत सारी और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो मैंने अपने बचपन से देखा है, तब तो वो बहुत ही बुरी थी। अब उसमें थोड़ी बहुत बेहतरी आई है। लेकिन ये सारी मुश्किलात जो है ना, वो मेरे ख़्याल से हर गिलगिती जो इस वक़्त मेरे उम्र का या मेरे से पहले लोग जो हैं, मेरे पेरेंट्स की जनरेशन, उन्होंने ज़्यादा देखी होंगी। बट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ एक खूबसूरत इलाके में बहुत आसान ज़िंदगी गुज़ारते हैं, बल्कि उसके पीछे बहुत सारी मुश्किलात भी हैं जो अक्सर लोगों को नज़र नहीं आती। बशारत ये जो आपने बात की है हिजरत के बारे में कि आप और आपकी उम्र के ज़्यादातर लोगों ने ये हिजरत को एक्सपीरियंस किया है। आप थोड़ा इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि वो क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से एक इंसान को अपना इलाका छोड़कर जाना पड़ता है, वो जगह जिसको आपने घर बनाया होता है, जिसमें सदियों से आपके बड़े बूढ़े रहते आ रहे होते हैं।
और आपको एकदम से छोड़ना पड़ता है। व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस बिहाइंड दिस माइग्रेशन? बिल्कुल सादिया, इसमें ये है कि एक तो लोग गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा सर्विसेज सेक्टर पे डिपेंड करते हैं, जॉब्स पे, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, एनजीओज़ में हो या और चीज़ों में। तो एक तो ये रीज़न है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे अब्बू को अपने जॉब के सिलसिले में हिजरत करना पड़ी, तो फिर साथ पूरी फैमिली को मूव करना पड़ गया। सेकेंडली फिर अगर कोई इंडिपेंडेंटली भी कोई नौजवान हिजरत करते हैं, तो वो ज़्यादातर तालीम के सिलसिले में होता है और रोज़गार के सिलसिले में, क्योंकि हाई स्कूल के बाद अक्सर लोग कॉलेजेस वगैरह बलूचिस्तान से बाहर निकलते हैं और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ के लिए ख़ासकर हमारे पास एक ही यूनिवर्सिटी है गिलगित बल्तिस्तान में। दो आई मीन कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं दूसरे रीजन्स में, लेकिन यूनिवर्सिटी एक ही है। तो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा हिजरत, तो बेसिकली रोज़गार और फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ और ज़िंदगी में बेहतर मौक़ों की तलाश में लोग अपने घरों से निकल जाते हैं और फिर आजकल पूरी दुनिया में गिलगित बल्तिस्तान के लोग फैले हुए हैं इसी रोज़गार, तालीम और दीगर चीज़ों की तलाश में। इसका मतलब तो ये हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान में उस तरह रोज़गार और तालीम के मौक़े फ़राहम नहीं हैं, जिस तरह आपको बाकी शहरों में मिलते हैं। बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। गो कि यहाँ का लिटरेसी रेट वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा लोग उसको कोट करते हैं और उसके ऊपर बहुत खुशी मनाते हैं या एज़ अ अचीवमेंट उसको प्रेज़ेंट किया जाता है। लेकिन वहाँ भी कहानी थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड है। ये लिटरेसी रेट बुनियादी तौर पर प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल के जो रेट्स हैं या उसमें जो एनरोलमेंट है उनकी होती हैं। और उसके बाद आपको ड्रॉप आउट्स या कॉलेज के लिए जो लोगों को माइग्रेशन या मुश्किलात का सामना है वो नज़र नहीं आता और फिर स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में तालीम के सिलसिले में जो लोग निकलते हैं वो भी अक्सर उस स्ट्रगल को भी हम उस तरह से देखते नहीं हैं जिस तरह से सिर्फ लिटरेसी रेट्स काउंट किए जाते हैं। वो ऑब्वियसली एनजीओज़ और ख़ासकर खान डेवलपमेंट नेटवर्क की कंट्रीब्यूशन है कि वहाँ दूर दराज गाँव में भी जहाँ गवर्नमेंट के स्कूल नहीं है वहाँ ये स्कूल जो हैं वो मौजूद हैं और फिर उसमें इनरोलमेंट रेट ज़्यादा है, लेकिन फिर ये वहाँ प्रॉब्लमेटाइज़ हो जाता है सारा जब व्हेन इट इज़ आफ्टर द प्राइमरी और हायर सेकेंडरी जो लेवल है उसके बाद। तो ये लिटरेसी रेट्स वो आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताते हैं, सिवाय इस चीज़ के कि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा तादाद में स्कूल में जाते हैं। अच्छा, यानी ये जो लिटरेसी रेट को हमने इतना रोमांटिसाइज़ किया हुआ है, इसकी हुँ। भी कहानी कुछ और है। अच्छा इसकी कहानी बिल्कुल कुछ और है अ, और ख़ासकर जो यूथ को इस लिटरेसी रेट का एक प्रेशर अब वो लेने लगे हैं और फिर एक रेस लगा है कि वी आर एक्सपेक्टेड एज़ यंग स्टूडेंट्स कि एक तो एजुकेशन पे फ़ोकस इतना ज़्यादा है कि वो एजुकेशन को ही तमाम मसाइल का हल समझा जा रहा है स्टिल और ये पिछले 2-3 तिहाइयों से यही सोच लोगों में है कि जी यू नीड टू गेट गुड एजुकेशन और उसमें सिर्फ ये नहीं कि आप नॉर्मल स्कूल्स या कॉलेजेस में जाएँ, बल्कि एक बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन यूथ में ये है कि आपने प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में जाना है, स्कॉलरशिप्स लेनी हैं, नंबरात और फिर इसका आप देखेंगे बहुत सारे वाक़यात खुदकुशी के भी आपको रिपोर्ट होते हुए गिलगित बल्तिस्तान से मिलते हैं और उनमें अक्सर वजूहात हमें नज़र आती हैं कि वो नंबर कमाने पे या वालिदैन के नताइज पे नाखुश होने पे या इस तरह के दीगर मसाइल हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक इस ऑब्सेशन के साथ है जिसमें एजुकेशन को हमने एक रेस और बहुत ही आजकल तो ये बहुत ही इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हम ज़्यादा देख रहे हैं इन खासकर मैं इन माय ओपिनियन अदर देन कि इसके बाद लोगों ने कोई कंट्रीब्यूशन उस तरह से इस इलाके में की हो बेस्ड ऑन द लिटरेसी रेट या जो भी अचीवमेंट्स हम एजुकेशन सेक्टर में नॉर्मली सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ये बिशारत आपने बड़ी जो आपने लिटरेसी रेट के बारे में बात बताई है, ये ख़ासी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपका अपना ताल्लुक भी तालीम के शोबे से है और ज़ाहिर-सी बात है कि आप जिस तरह इस चीज़ को समझ सकते हैं, इस तरह बाकी सबके लिए समझना मुश्किल है। अब हम आते हैं अपने उस मौज़ू की तरफ जिसके लिए लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं बेसिकली व्हिच इज़ गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन। अच्छा जी, हम्म। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन एक तो आप ये बताइए कि वो बाकी पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं होता? इसका क्या रीज़न है?
ये तो मेरे ख़्याल से एक तो ये कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस पे बेहतर रिस्पॉन्स कर सकती हैं, लेकिन दूसरा फिर इसका ये है कि हिस्टोरिकल इसका लिंकेज है। क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत पहले से इंतखाबात होते आ रहे हैं, लेकिन गिलगित-बल्तिस्तान में ऐसा नहीं था। गिलगित-बल्तिस्तान में इंतखाबात बहुत बाद में, आई गेस इट्स अराउंड 1974, जब एफसीआर वगैरह एबॉलिश हो गया और फिर इनिशियल जो सेटअप्स, पॉलिटिकल काइंड ऑफ सेटअप्स दिए गए हैं, काउंसिल की फॉर्म में, फिर असेंबली की फॉर्म में, और जो रिफॉर्म्स आई, तो उनके तहत जो इलेक्शंस होना शुरू हुए, आई गेस 70s में मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पहली दफ़ा इलेक्शंस हुए हैं। तो वो फिर एग्जैक्टली जो पाकिस्तानी जनरल इंतखाबात होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं, उनके साथ नहीं हुए। तो तब से ये सिलसिला चलता आ रहा है, और अभी भी आप देखें कि तकरीबन 1.5-2 साल पाकिस्तानी इलेक्शंस के बाद गिलीत बल्तिस्तान में इलेक्शंस होते हैं। और मैं इस पे इस बार काफ़ी सोच रहा था कि ये भी एक पहलू है इन इंतखाबात के शफ़ाफ़ियत में, और इन इंतखाबात पे एक असर रखने में। क्योंकि हमने ये देखा है कि जब से जिस तरह से ये इंतखाबात बाद में होते हैं, तो सेंटर में वफाक में जो हुकूमत जो पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाब होती हैं, तो फिर ज़्यादातर उस पार्टी का असर होता है जीबी में, और फिर जीबी में भी फिर नॉर्मली हिस्टोरिकली अगर हम देखें, तो गिलगित बल्तिस्तान में वही पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाब हुई है जो वफाक में ऑलरेडी हुकूमत में हो। तो ये मेरे ख्याल से इस वजह से ये एक 1.5 साल 2 साल और साल इस तरह का एक गैप है, जो मेरे इन माय पर्सनल ओपिनियन, मैं तो यही सोचता हूँ और इसके लिए आवाज़ उठाता हूँ कि ये इंतखाबात एक ही टाइम पे होने चाहिए, ताकि ये ज़्यादा शफ़ाफ़ हो, और फिर ये जो वफ़ाक में जो हुकूमत बनी हुई होती है पहले से, उसका फिर असर उस तरह से गिलीत बल्तिस्तान के इंतखाबात पे ना हो। अगर ये हो सकता है, तो मेरे ख़्याल से दिस माइट लीव अनदर पॉज़िटिव एक पहलू होगा गिलीत बल्तिस्तान के इंतखाबात के शफ़ाफ़ होने में। अ, इशारत अब मैं अपने अगले सवाल पर आती हूँ, और वो ये है कि इस दफ़ा हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में बहुत जज़्बा था गिलगित-बल्तिस्तान में अपनी इंतख़ाबात की कैंपेन चलाने का। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी वहाँ पे, मेरे ख़्याल में वो तो थ्रू आउट वहीं पर रहे हैं। मरियम नवाज़ भी मौजूद थीं। फिर इसी तरह पीटीआई के काफ़ी लीडरान थे जो वहाँ पे थे। इमरान खान साहब खुद भी अ, वहाँ पे तशरीफ़ लेकर गए। तो हमने देखा कि जो पॉलिटिकल रैलीज़ थी, उनमें बहुत टर्नआउट था। वो जिसकी भी पॉलिटिकल रैली थी, उसमें बहुत ज़्यादा लोग होते थे, भले वो मरियम नवाज़ हों, भले भले वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हों, भले वो गंडापुर साहब हों, हर तरफ लोग बहुत ज़्यादा थे। ये क्या बात सिग्निफ़ाई करता है कि क्या लोगों की पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है? अम, ये बहुत इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड है सादिया। एक तो ये है कि इंतखाबात में हिस्सा लेना और फिर इन लीडरों का आना, ये कोई नई बात नहीं है उस तरह से। एक तो ये कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा कवरेज अब मिलने लगा है। ये जो पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनके लीडरान अक्सर आते हैं, वो कैंपेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से बिल्कुल इस बार ये फिर नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ही हमें लगा। और फिर जिस तरह से हालात पाकिस्तान में ऑलरेडी चल रहे हैं, तो उसका भी असर इस पे मेरे ख़्याल से पड़ गया है। और फिर पार्टिसिपेशन के हवाले से अगर देखें, तो मैं अक्सर इस पे सोशल मीडिया पे तंज़ वगैरह भी करता रहता हूँ कि सर्दियों का मौसम है, गिलीत-बल्तिस्तान में ये इंतखाबात मेरे ख़्याल से सितंबर में होने थे इनिशियली। इन इसको डिले कर दिया गया, और फिर ये जो नवंबर का इंतखाब किया गया, मेरे हिसाब से ये भी कोई सही डिसीजन नहीं था। इसके ऊपर मुख्तलिफ रायें, कुछ कहते हैं कि जी पीटीआई जो पार्टी है, उसको मौजूद कैंडिडेट्स नहीं मिले थे, तो वो ज़ाहिर है अपना उस तरह का वो वफ़ाक का जो इन्फ्लुएंस हमेशा से गिलीत-बल्तिस्तान पे बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसको इस्तेमाल करते हुए डिले किया गया। बट एनीवेज़ जिन भी वजूहात की वज़ह से डिले हुआ, मेरे हिसाब से ये सही नहीं हुआ, क्योंकि बहुत बहुत से इलाकों में आपने देखा होगा कि बर्फ़बारी हो रही थी इंतखाबात के दौरान, और इससे ऑफ़ कोर्स टर्नआउट पे असर ज़रूर पड़ा होगा। बहुत सर्दी होती है गिलगित-बल्तिस्तान में, और ख़ासकर जो बहुत ही एक्सट्रीम जो इलाके हैं, जो बहुत जैसे फंडर है या और इस तरह के इलाके हैं, सकर्दू में बहुत सारे इलाके हैं, तो वहाँ पे तो बर्फ़बारी हो रही थी, और हमने देखा कि ख़वातीन और मर्द बर्फ़ के बीच में लाइन्स में खड़े थे।
तो इसका असर तो पड़ेगा। लेकिन इससे पहले रैलीज में जो हमने बहुत सारे लोग देखे हैं, वो ताज्जुब की बात ये है कि हर रैली में हमने इतने ही सारे लोग देखे हैं। जिस जगह पे जिस पार्टी ने रैली की, हमने सारे लोग देखे हैं। और मेरे ख्याल से तो मैं तो इसको कहता हूँ कि जी फरागत का मौसम होता है गिलगित बल्तिस्तान में, अक्सर सर्दियों में लोगों के पास कोई काम नहीं होता, और फिर ये उनके लिए एक तरह से इंटरटेनमेंट का सोर्स भी होता है, क्योंकि हमारे हमारे पास जो इंटरटेनमेंट के ज़राए हैं वो बहुत कम है। ऑलरेडी बिजली वहाँ पे गायब होना शुरू हो गई है, तो ठीक से बंदा टीवी देख तो नहीं सकता। इंटरनेट का जो सूरत हाल है वो तो आपको पता ही है, हमें पूरी कैंपेन चलानी पड़ी है। तो बुनियादी तौर पर लोग बिल्कुल फारिग हैं, खेती बाड़ी वगैरह भी सब वो ख़त्म कर चुके हैं, वो करके आराम से घर में है, तो उनके लिए ये ज़्यादातर एक इंटरटेनमेंट होता है। तो हर बंदा हर पॉलिटिकल पार्टी के जलसे में पहुंचा हुआ होता है, और वो सारा अपना दिन उस तरह से एंजॉय करके आ रहा होता है। तो वो कोई उस तरह से एक फैक्टर नहीं था कि हम जलसे में मौजूद लोगों की जो तादाद देख के हम ये कह सकें कि जी वो फलाना पार्टी जो है ना वो बहुत हमें मजबूत नज़र आ रही, क्योंकि फिर हमने जब रिजल्ट्स देखें तो जहाँ जहाँ जिन पार्टियों की ने बहुत बड़ी रैलीज की हैं, वहाँ से तो वो कामयाब भी नहीं हो सकी। सो ये मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों की फरागत का समा था और इंटरटेनमेंट का माहौल बना हुआ था, बनिस्बत इसके कि यहाँ कोई आइडियोलॉजिकल सपोर्ट या कोई जनरल उस तरह से पार्टी की सपोर्ट हमें नज़र आए। अच्छा, यानी कि वही बात हो गई जिस तरह लोग कॉन्सर्ट्स में जाते हैं या फेस्टिवल्स में जाते हैं, सो पॉलिटिकल रैलीज वर काइंड ऑफ अ फेस्टिवल दैट वी कुड गो टू एंड बिल्कुल, हैव अ गुड ये टाइम। एक पॉलिटिकल फेस्टिविटी थी, और फिर बहुत सारे हमारे साथियों ने जो कमेंट करते हैं इसके ऊपर, उन्होंने इसको पॉलिटिकल टूरिज्म का नाम भी दिया था, व्हिच इज़ अ न्यू टर्म जो इमर्ज हो रहा है, खासकर जो मेनलैंड पाकिस्तान से जो लीडर्स आए थे, उनके लिए इट वाज़ काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल टूरिज्म एज़ वेल, क्योंकि आफ्टर ऑल ऑफ दिस सीज़न द पॉलिटिकल या जो इलेक्शन वाला सीज़न है, इसके अलावा तो हम इनको कभी देखते भी नहीं हैं, ना ही ये हमारे मसाइल पे उस तरह से खुल के बात करते हैं। तो इट वाज़ अ नाइस अपॉर्च्युनिटी टू एक्सपीरियंस गिलगित बल्तिस्तान अदर देन समर्स। ख़ासकर फॉल बहुत रोमांटिसाइज़ किया गया है, और हमने देखा है कि सबने उस रोमांटिक फॉल और उस सीज़न को भी पूरी तरह यूटिलाइज़ किया है, इंक्लूडिंग मीडिया एंड ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड देयर लीडर्स। अच्छा, ये अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी, और ये तो ख़ैर हमारी रिवायत है कि जब भी कोई इलेक्शन हारता है, वो यही कहता है कि इलेक्शंस रिग्ड थे। खैर इस दफ़ा पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये बात कर रही हैं कि इलेक्शंस रिग्ड थे, और इनका ये इन्होंने यही बात 2018 के इलेक्शंस में भी की थी। क्योंकि वही बात है कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि पॉलिटिकल रैलीज़ इतनी बड़ी हैं, इतने लोग गए हुए हैं, तो ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस भी एक्सपेक्ट करते हैं कि टर्नओवर या उनको जो वोट मिल रहे हैं, वो ज़्यादा होंगे। आपके इस बारे में क्या कहना है? सादिया, मेरे ख़्याल से जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हैं, उनको बिल्कुल उसी नज़र से नहीं देखना चाहिए जिस नज़र से हम पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात को देखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का जो अपना लोकल कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत मुख्तलिफ है, और यहाँ कई पहलू हैं जो इन इन इलेक्शंस में असरअंदाज होते हैं और उनके रिजल्ट्स पे असरअंदाज होते हैं। और फिर जहाँ तक रिगिंग या इंतखाबात के शफाफ ना होने का सवाल है, तो मैं पर्सनली, जैसे मैंने पहले भी एक ज़िक्र किया, कि मुझे तो इन इंतखाबात का पाकिस्तानी जो जनरल इलेक्शंस हैं उनके बाद, इतने टाइम बाद होना ही एक एक बुनियादी पहलू है, जो मुझे लगता है कि जो वफाक में हुकूमत में जो पार्टी होती है उसका फिर काफ़ी असर होता है। और फिर मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ये बात देखी है कि एक माइंडसेट गिलगित बल्तिस्तान में ये भी बना हुआ होता है कि ओ, अगर फलाना पार्टी वफाक में है तो फिर अगर उसकी हुकूमत जीबी में नहीं आई तो हमें फंड्स नहीं मिलेंगे, स्कीमें रुक जाएंगी, और उस पार्टी का उस तरह से ताउन जीबी हुकूमत के साथ नहीं होंगी, तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे और इस हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये मेंटालिटी एग्जिस्ट करती है एक तरह से। और फिर ये बिल्कुल जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिकल वहाँ पे, उसमें एग्जिस्ट करती हैं। और फिर दूसरा पहलू ये कि सिंस आई वाज़न्ट एबल टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस माई सेल्फ, तो मैं उसकी एज सच रिगिंग के ऊपर तो मैं खुल के बात नहीं कर सकता। और इसमें यह पहलू भी अक्सर इग्नोर होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जीबी के इलेक्शंस के हवाले से, कि जो लोग तालीम के गर्ज से यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या दीगर शोबों में रोज़गार में मसरूफ़ हैं पाकिस्तान के दीगर इलाकों में, वो इस इलेक्शन का डायरेक्टली उस तरह से हिस्सा नहीं है। एंड ये जो तबका है ये बहुत
बहुत बड़ा है इन नंबर्स। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो गिलगित बल्तिस्तान से बाहर हैं, जो वोट करने के अहल हैं, और फिर बहुत सारे जो रोज़गार के सिलसिले में यहाँ से बाहर हैं, उनकी तादाद भी बहुत बड़ी है। तो फिर एक एक तरह से ये जो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का एक एलिमेंट है कि जी हम वापस जाके उन इंतखाबात में ना हम वोट कास्ट कर सकते हैं, और जो फिर मेरे ख्याल से जो डिस्टेंस बैलेटिंग का जो एक तरीक़ाकार है, वो भी बहुत ही एक तरह से आसान नहीं है, जो मेरे जैसा शहरी आसानी से वो फॉलो करे और वो पोस्टल बैलेटिंग वगैरह कर सकें। तो इसके लिए फिर जाना भी मुमकिन नहीं होता 1 हफ्ते के लिए, ख़ासकर इस तरह के मौसम में। तो बहुत सारे लोग सफ़र और दीगर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, और फिर रोड्स वगैरह ब्लॉक होते हैं और सारा कुछ होता है। तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा तबका इसमें हिस्सा लेने से कासिर रहता है, और इसको मैं पर्सनली समझता हूँ कि ये एक डिसएनफ्रेंचाइजमेंट है, और इसका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान का जो स्टेटस है और जो मसाइल है उससे बिल्कुल लिंक है। चाहे वो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ का ना होना और दीगर कई मसाइल हैं, या जो जीबी का जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, उस सब के साथ भी ये लिंक्ड है, और इस वजह से फिर एक बहुत बड़ा तबका उसमें हिस्सा नहीं डाल पाता। और फिर जो इलेक्शंस होते हैं, या जो फिर लोग इलेक्ट होते हैं, वो फिर वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो उनको इलेक्ट करते हैं, और इस पे फिर एक खासा मैंने ऑब्जर्व किया है कि डिफरेंस होता है ओपिनियन का। जो उस गिलगित बल्तिस्तान से बाहर रहने वाले जो एक तरह से हम स्पेक्टेटर्स और कमेंटेटर्स होते हैं, हालांकि ये हमारा ही इंतखाबात है, लेकिन वी आर मोर ऑफ अ कमेंटेटर्स एंड स्पेक्टेटर्स टू ऑल ऑफ दिस। तो वो उनका नज़रिया, और फिर वहाँ पे मौजूद लोग जो कि ज़्यादातर रिटायर्ड लोग हैं, जो नौकरियाँ पूरी करके वहाँ पे रह रहे हैं, या फिर वहाँ पे जो नौकरियाँ जो अवेलेबल है वो कर रहे हैं, तो उनकी एक तरह से पॉलिटिक्स है। तो ये मेरे पर्सनल, जो मैं इस पे पढ़ता हूँ, इसको देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये एलिमेंट भी हमें इसको गौर करने, इस पर बात करने की ज़रूरत है कि जी जो वहाँ से बाहर रहने वाले लोग हैं, उनकी जो है किसके ऊपर व्यू और जिस तरह से वो समझते हैं, और फिर वहाँ जो गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद लोग कैसे इस सब को देखते हैं, और फिर किन बुनियादों पर वो इंतखाब करते हैं उम्मीदवारों का। तो ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, और ये फर्दर एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो रिगिंग मेरे ख्याल से कुछ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ पे स्टिल अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए हैं, कुछ मामला चल रहे हैं, पीपीपी और पीएमएलएन कहीं पे एहतजाज भी कर रही हैं, तो वो हमारे सामने हैं। लेकिन फिर ये भी देखें कि इसमें कोई पीटीआई कोई मेजॉरिटी सीट्स विन नहीं कर पाए। इट्स मोर ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो जीते हैं सबसे ज़्यादा, और फिर उसके बाद सीटें पीटीआई को मिली हैं, एंड देन इट्स पीपल्स पार्टी एंड अ फ्यू रिलीजियस पार्टीज जो हैं उनको मिले हैं। तो इट्स काइंड ऑफ एन इंटरेस्टिंग फेनोमेना दिस टाइम। और अगर देखा जाए तो वो पीटीआई ने जो जिन जिन नज़रियाती उम्मीदवारों को टिकट्स नहीं दिए, वो कई जगहों पे इंडिपेंडेंट इलेक्शंस लड़ के जीत गए हैं। तो इस पे मज़ीद मेरे ख्याल से हमें फुल एंड फाइनल रिजल्ट्स का इंतज़ार करना चाहिए, और फिर इस पे मज़ीद देखा जा सकता है कि क्या ऐसे पहलू थे जो जो करंट फाइनल रिजल्ट होगा उसको डिटरमिन करने में असरअंदाज हुए। अ, तो शायद अब आप अगर हमें थोड़ा-सा इस बारे में बता सकें कि अभी कुछ अर्सा पहले ही गिलगित-बल्तिस्तान को एक सूबा डिक्लेयर किया गया था। क्या आपको लगता है कि इसका इलेक्शन पर कुछ असर पड़ा है, या आपको लगता है कि आम आदमी की ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ेगा, कश्मीर पॉलिसी पे फ़र्क पड़ेगा, या कार्रवाई है? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, और बहुत ही एक तरह से ये हमेशा से एक जेनेरिक सवाल भी रहा है, और इसके जवाब इसका वो कोई सिंपल जवाब तो है ही नहीं। और दूसरा ये कि ना सिर्फ ये ऐलान, बल्कि दीगर जो ऐलानात ये जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरों ने आके वहाँ पे किए हैं, कुछ लीडरों ने तो वोटों के हिसाब से पैसे देने की बात तक की कि आप जितना लीड देंगे उस हिसाब से करोड़ों में या अरबों में आपको स्कीमें और पैसे दिए जाएँगे। इस तरह के ऐलानात तो होते रहते हैं, और इस दफ़ा तो कुछ ज़्यादा ही हुए, और इस दफ़ा जिस तरह से वुज़रा और दीगर जो पार्टियों के लीडरों ने शिरकत की, और जिस तरह से लोगों को मुख्तलिफ ऐलानात और मुख्तलिफ जो है ना वो लालचे देने की कोशिश की, उनमें से एक ये भी था मेरे ख्याल से। मैं इसको बिल्कुल समझता हूँ कि ये जिस मौके पे आया, जो बात की गई, क्योंकि उससे पहले ही आपका फ़ॉरेन ऑफ़िस कई दफ़ा इस बात को रद्द कर चुका है, और वो एक तरह से कंटिन्यूअसली रद्द करता हुआ आ रहा है कि जी हम इसको
सूबा तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। और फिर ये जो प्रोविजनल प्रोविंस का एक ड्रामा रचाया गया, वो मेरे ज़ाती ख्याल में ये एक ड्रामा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल इलेक्शन पे असरअंदाज होने की एक तरह से टेक्निक यूज़ किया गया। और ख़ासकर वज़ीर-ए-आज़म साहब गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी के मौके पे आके और वो जिस तरह की उनकी तकरीर थी, मेरे लिए वो बहुत ही एक एलियनेटिंग तकरीर थी। क्योंकि जो बातें उन्होंने पिंडी और इस्लामाबाद की सियासत के बारे में की, उसका गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। उनका एक्सेस ही नहीं है उस पॉलिटिक्स को जिसका वहाँ आके वो ज़िक्र कर रहे थे। और फिर जो बातें उन्होंने प्रोविज़नल प्रोविंस के हवाले से की, जो ऐलानात वो करके चले गए, तो अगले दिन ही हमारे जो इंटरिम चीफ मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जी, नहीं ये कोई ऐलान नहीं था, ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर का की ख्वाहिश का इज़हार था। तो मेरे ख़्याल से गिलगित बल्तिस्तान के लोग अभी तक पाकिस्तानी लीडरों के ख्वाहिशात की भीन चढ़े हुए हैं, तो ये ख्वाहिशात से ज़्यादा कुछ नहीं है। और मेरे ख़्याल से अब तो लोग एटलीस्ट मैं देखता हूँ जितना, तो एक बहुत बड़ा तबका समझ भी गया है कि जी ये ड्रामे रचाए जा रहे हैं, और असल में जो वो बुनियादी और सियासी और कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स है लोगों को, उसके ऊपर कोई इस तरह से बात नहीं होती। और बिल्कुल इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप एक तरह से अपने कश्मीर वाले जो स्टैंस है उससे भी बैकआउट करते हुए नज़र आते हैं, जब आप कहते हैं कि आप गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे। और अगर ये एक ऐलान के ज़रिए ही सूबा बनना था, तो ये आप 70, 72, 73 साल क्यों लग रहे हैं? ये तो किसी भी वक़्त एक ऐलान के ज़रिए या एक ऑर्डर के ज़रिए सूबा बन सकता था। तो इतना टाइम आप क्यों लगा रहे हैं इसको सूबा बनने में? ये एक अहम सवाल है। और फिर अगर लीगली देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशनली आपको अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको मेजॉरिटी असेंबली से लेके आप फिर अपने आइन में तरमीम करेंगे और फिर इसको सूबा बना सकते हैं। और फिर दोबारा इंडिया के रिएक्शन के बाद हमने पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस का और जनरली जो हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट का या सियासी पार्टियों का जो नज़र आ रहा है एक रवैया, वो मेरे अंदाजे से फिर वही है कि जी वो बैकआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी इसको सूबा हम नहीं बना सकते हैं, ये कोई प्रोविजनल सूबा भी बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, या हम इसको मराद ज़्यादा देंगे, सूबे का लफ्ज़ भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये घिसी-पिटी वही पुरानी कहानियाँ हैं जो पिछले 73 साल से चल रही है, वो अब भी चल रही है। और मुझे नहीं लग रहा कि ठोस जो बुनियादी तौर पर इसमें कोई इस तरह के इक़दामात होंगे, जिससे गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस को जिस तरह से माज़ी में ऑर्डर्स और रिफ़ॉर्म्स के ज़रिए से तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, तो ये उसी तरह की एक एक मेरे ख़्याल से कामचोरी वाली बात है। इससे ज़्यादा मुझे ज़ाती तौर पे इसमें कुछ अभी तक नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, यानी जो ये ऐलान था वो उसी तरह था जिस तरह जोश-ए-ख़िताबत में बहुत कुछ कह दिया जाता है। बिल्कुल, पुराने ज़माने के इसमें बादशाह होते थे ना कि वो आज के दिन इतने कैदी रिहा होंगे और आप खज़ाने का मुँह खोल देंगे और लोगों के मुँह मोतियों से भर देंगे और वो सारा, तो वो ग़ालिबन उसी तरह की थी क्योंकि आजकल के ज़माने बिल्कुल। में जब तक आप एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करते, जब तक आप पार्लियामेंट भले आप उस पार्लियामेंट को कुछ ना समझते हों, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली यू नीड टू हैव सपोर्ट हुँ, फ्रॉम योर पार्लियामेंट। आपको एक वाज़ेह अक्सरियत चाहिए जो इस चीज़ पर वोट करे, सिर्फ़ एक ऐलान करने से चीज़ें नहीं होती। आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी एक टिप जो कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या टिप देना चाहेंगे कि वो लोग जो इस दफ़ा इलेक्शन नहीं जीते, उनको क्या करना चाहिए कि वो गिलगित-बल्तिस्तान के एक आम आदमी को अट्रैक्ट कर सकें और उसको लगे कि हाँ भई, यही मेरा नुमाइंदा है? अम, ये बहुत मेरे लिए तो ज़ाती तौर पे थोड़ा-सा मुश्किल है कि वहाँ के डायनामिक्स अब इस वक़्त क्या हैं, क्योंकि हम खुद इस गम-ए-रोज़गार और दीगर मसाइल में उस इलाके से इतने दूर हैं कि हम आज जो करंट सिचुएशन है, उससे भी थोड़ा-सा एलिनेट हुए हैं, व्हिच इज़ also part of this bigger problem that the people of Gilgit-Baltistan are suffering. तो एक तो ये कि मैं ज़ाती तौर पे मेरी थोड़ी-सी रेडिकल व्यूज़ हैं इस पे। मैं तो अक्सर यही सजेस्ट करता हूँ कि गिलगित-बल्तिस्तान के लोगों को अब वफ़ाकी पार्टियों से छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए और उन्हें अपने इंडिजिनस कोई पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू करनी चाहिए, क्योंकि आज तक इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जीबी के अवाम के बुनियादी मसाइल को अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं बनाया और ना ही इस पे किसी ने खुल के बात की और ना ही कोई कोशिश की गई।
चाहे वो वहाँ के गिलित बल्तिस्तान के ही अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए क्यों ना हो, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, उस तरह से हमें नज़र नहीं आती। तो मैं अपनी ज़ाती मेरी इस पे राय यही है कि गिलित बल्तिस्तान के लोगों को एक तो ये कि इन इन जो ट्रक के बत्ती के पीछे इन वफाकी पार्टियों ने हमें लगाया हुआ है, मेरे ख्याल से उससे हमें बाहर आना चाहिए और हमें अपने इंडिजिनस कोई पॉलिटिकल मूवमेंट ऐसी शुरू करनी चाहिए जो लोगों की बुनियादी मसाइल के ऊपर बात करें, उनको सामने लेके आएँ और फिर उनको वफाकी हुकूमत के सामने पेश करें। और ये चांस अब भी मुझे लगता है कि इस वक़्त जो सिनेरियो बन रहा है इंतखाबात के नताइज के बाद कि आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा है और फिर अगर थोड़ी-सी गैरत पीपल्स पार्टी वाले या नून वाले जो कुछ सीटें जीतने में कामयाब हुए हैं, वो भी दिखाएँ, ख़ासकर अपने अवामी मसाइल और इलाके के बुनियादी हुकूक के हवाले से, तो वो मिलकर एक सरप्राइज़ दे सकते हैं। पहली बार एक अपोज़िशन गवर्नमेंट जीबी में ले आएँ, वफाकी पार्टी की हुकूमत ना आए और फिर ये इस बात पे डटे रहें कि जी हमने अपने लोगों के बुनियादी हुकूक और उनके बुनियादी मसाइल के ऊपर बात करनी है और इसके ऊपर सियासत करनी है, तो फिर ये एक टफ़ टाइम दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह के और पावर कॉरिडोर जिसमें इन्वॉल्व हैं और दूसरे कई मामलात ऐसे हैं, तो ये बहुत ही एक आइडियलिस्टिक व्यू हो सकती हैं, ये मेरी ज़ाती ख्वाहिश हो सकती हैं, लेकिन इसका इम्कान मौजूद है। लेकिन अब फिर ये है कि अगर लोग जहाज़ें और दीगर मरात लेके आज़ाद उम्मीदवारों को खरीदने पहुँच जाते हैं, तो फिर सिनेरियो वहीं दोबारा वही होगी कि पीटीआई शायद हुकूमत बनाने में कामयाब होगी और फिर हम जो अवाम हैं वो दोबारा उसी ट्रैक पे आएँगे कि जी जिस तरह के पहले बहलाए-फुसलाए गए वादे और बयानात होंगी, उसी तरह से मामलात चलते रहेंगे और फिर एक तरह से लोग भी इस सब से तंग आए हैं और एक बहुत बड़ा तबका इसमें उस तरह से एक्टिवली हिस्सा भी नहीं लेता इस सब में। इससे अपने आप को एक तरह से एपॉलिटिकल रख के या इससे हट के रहने की कोशिश भी करता है। लेकिन एट द सेम टाइम सोशल मीडिया और जो रिसेंट दीगर कई चीज़ों की वजह से और ख़ासकर जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स होती हैं, उसकी वजह से फिर एक बहुत बड़ा तबका एक्टिवली अपने हुकूक और मसाइल के ऊपर भी बात करता है और इस चीज़ के ऊपर भी खुल के बात होती है कि जी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को और उनके मसाइल को रिप्रेज़ेंट करने वाले लोग इलेक्ट करने होने चाहिए, ना कि वफाकी पार्टियों के नुमाइंदों को, जो अक्सर मेरे ख़्याल से फिर जो पीपल्स मैनिफेस्टो या जो पीपल्स एक व्यू या उनके जो मसाइल लोगों के या उनके जो बुनियादी मसले हैं, उन पे बहुत कम लेजिस्लेशन या इस तरह से कुछ होता हुआ हमें नज़र आता है। तो मैं तो ज़ाती तौर पे यही सजेस्ट करूँगा कि इट्स द नीड ऑफ द टाइम कि हमें अपने चॉइसेस पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को और फिर अगर स्टिल ऑफ कोर्स हम किसी को रोक नहीं सकते, तो फिर मेरे ख़्याल से पॉलिटिकल जो मेनस्ट्रीम पार्टीज़ हैं पाकिस्तान के, उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वो कुछ सॉलिड कुछ लोगों को देने की उनके मसाइल हल करने की और ख़ासकर जो लिम्बो में हैं, इस रीजन का जो स्टेटस है, उसके ऊपर कोई इस तरह की अपनी व्यू और उसके अलावा दीगर जो डेवलपमेंट सेक्टर या और लेजिस्लेशन के हवाले से जो चीज़ें हैं, उसमें इसको थोड़ा-सा सीरियस लेने की और इसको एक सिर्फ़ इलेक्शन के सीज़न तक महदूद करने के बजाय थ्रू आउट जो 5 साल आपके पास होते हैं, उस सब तक अपनी पॉलिटिक्स और अपनी जो अपने वादे या जो भी आप मैनिफेस्टो लेके आते हैं, उस पे फ़ोकस रहेंगे तो फिर हो सकता है कि उस पार्टी को थोड़ा-सा चांस मिले। लेकिन डायनामिक्स और लोकल कॉन्टेक्स्ट इज़ ऑलवेज़ ट्रिकी और ये फिर इसी तरह अगर देर से इंतखाबात होते रहेंगे, तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा बदलते हुए नज़र नहीं आ रहा। लेकिन गुंजाइश बिल्कुल इसमें पूरी है कि ये सब बदल जाए। आपने बड़ा एक वेल राउंडेड जवाब दिया कि ये मसले हैं, मुझे हालात बदलते नज़र नहीं आ रहे लेकिन फिर भी उम्मीद है व्हिच इज़ बिल्कुल, मेरे ख़्याल से होप उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद बिल्कुल, रखनी ही चाहिए। दुनिया कायम है। अच्छा एक सवाल सॉरी मैंने कहा था कि ये आखिरी सवाल है, लेकिन अभी ट्विटर पर एक सवाल आया है जो कि मैं आपसे पूछ लूँ और हुँ, वो एंड आई प्रॉमिस दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ठीक है। जी, ये है कि बाबा जान के बारे में गिलगित के लोगों का क्या नज़रिया है? मेरे ख़्याल से अभी तो ये बहुत वाज़ेह है कि जो नज़रिया है कि वो अपना एक पॉलिटिकल वर्कर और एक इवन एक रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है थ्रू आउट गिलीत बल्तिस्तान में, चाहे हालाँकि उनका ताल्लुक हुंज़ा से हैं और उनकी पार्टी उसी हुंज़ा में कॉन्स्टिट्यूंसी एक
कॉन्स्टिट्यूंसी से इंतखाबात लड़े थे। लेकिन बाबा जान मेरे ख़्याल से गिलगित बल्तिस्तान का हीरो के तौर पे हमारे सामने उभर आए हैं। उनके लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर भी एहतजाज वगैरह होते रहे हैं। लेकिन फिर यही है कि ही इज़ इन जेल। उनकी रिहाई का भी इस इलेक्शन से पहले एक मामला चल पड़ा था और मेरे ख़्याल से आज उस वादे को या जो एक एग्रीमेंट वहाँ पे साइन हुआ था, जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो कि पाकिस्तानी मीडिया ने ब्लैक आउट कर दिया था, बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा थे और इसको मैं समझता था कि एक बहुत अच्छा मौका था, जो लोगों ने ज़ाया कर दिया मेरे ख़्याल से। जिस तरह से पूरा गिलगित बल्तिस्तान जो असीरान की रिहाई के लिए एक तरह से जमा हुए थे और फिर समहाउ कुछ तरकीबें इस्तेमाल करके उसको डिसमेंटल कर दिया गया, वो प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया और फिर एक वादा किया गया था जिसको आज मेरे ख़्याल से 12 दिन रहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि उस वादे को पूरा किया जाए और इन कैदियों को रिहा किया जाए ताकि ये जो कैदी जो अपने नाकर्दा गुनाहों के लिए जेल में सज़ाएँ काट रहे हैं, वो रिहा हों और फिर वो अपने इलाके के लोगों की मसाइल की उसी तरह से तर्जुमानी करते रहें जिसकी सज़ा अभी वो जेल में भुगतते रहें। तो बाबा जान मेरे ख़्याल से वो गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ के तौर पे, ये मेरी ज़ाती राय नहीं है, इट्स देयर आउट एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कि वो हीरो बन के जो है वो उभरे हैं और उनके लिए गिलगित बल्तिस्तान के हर कोने में एक सॉफ्ट कॉर्नर लोगों के दिलों में है और लोग चाहते हैं कि वो आज़ाद हों और वो इलाके के लोगों के मसाइल और उनके जो आवाज़ उनके लिए उठाते थे, वो उसी तरह उठाते रहें। थैंक यू सो मच बशारत, आपने इतना वक्त दिया। और मैं व्यूअर्स को एक बात बताती चलूँ कि इस पॉडकास्ट से थोड़ी देर पहले ही बशारत ने अपनी क्लास ख़त्म की थी और फिर भी उन्होंने हमें इस पॉडकास्ट के लिए वक्त दिया, ऑल्दो इट वाज अ वर्किंग डे फॉर हिम। बशारत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वो बातें बताई जो गालिबन हमें, वैसे हम मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को कभी पता ना होती। और ये वो बातें हैं जिनका लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि गिलगित बल्तिस्तान को महज़ एक खूबसूरत जगह, एक सैरो तफरीह का मकाम के तौर पर ना देखा जाए, बल्कि इस बात को समझा जाए कि वहाँ पे रहने वाले लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक क्या हैं, उनके सियासी हुकूक क्या हैं और क्या उनको वो हुकूक मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। और कितना अहम है कि पाकिस्तान के तमाम इलाकों को मसावी हुकूक मिलें और किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन ना हो। थैंक यू अगेन बशारत फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस बहुत शुक्रिया सादिया मौका देने के लिए और नॉर्मली इस तरह की बातों और गिलगित बल्तिस्तान की इस इमेज को प्रेजेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म्स बहुत ही कम मुयसर होते हैं और ये आवाज़ सुनी भी नहीं जाती। तो आपने मौका दिया थोड़ी सी दूसरी जो एक्सोटिसाइज पिक्चर के अलावा जो पिक्चर थी उसको प्रेजेंट करने के लिए। तो आई एम थैंकफुल फॉर यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू बशारत। एक्चुअली यही है कि क्योंकि वो चीज़ें जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा सकता, लकीली हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू अब एक प्लेटफॉर्म मौजूद है कि हम इस पर ये बातें कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। आप लोगों ने बशारत की बातों से गिलगित बल्तिस्तान के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा और वो चीज़ें जो आप पोस्ट कार्ड्स में देखते हैं या वो चीज़ें जो आप वहाँ पर सैर के दौरान एज अ टूरिस्ट देखते हैं, आपको उन चीज़ों के अलावा भी कुछ हकीकत का इल्म हुआ होगा। इस पॉडकास्ट में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग या पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।